Hi, welcome to this video. I'm Arham Shah and this is first episode of my podcast Mad Money. Today we are going to talk about someone who is my mentor, who is my guru, who is my coach and who is my godfather. I request you all to watch this video till the end. Why? This video can probably change your mindset about money, maybe about life, about education, and the most important thing about investing. And this is one of the best thing I did in my life. And this video really means a lot to me. So I request you all to watch this video till the end. Thank you. लाला पैसा क्या है? हाथों की धूल आज है कल नहीं, पर मैं ये धूल का स्टैच्यू बनाना चाहता हूँ जो कभी नहीं टूटता। आज हमारे साथ मौजूद है एक रिटेल इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में 25 साल से इन्वेस्टेड है। स्टडी करते हैं इकोनॉमी को, इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड पॉलिटिक्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स के बारे में। ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 25 ईयर्स इन द स्टॉक मार्केट एंड इन 25 सालों में उन्होंने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं स्टॉक मार्केट में और उन्होंने स्टॉक मार्केट को बहुत ही पास से एक्सपीरियंस किया है। सो लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट इन आवर फर्स्ट पॉडकास्ट मैड मनी, मिस्टर थानमल मानमल कोठारी. So, would you like to give a quick intro about yourself? Like, who are you? What do you do? How you started? मैं राजस्थान से आया हूँ। सूरत में 1984 से सेटल्ड हूँ। इससे पहले मेरी सारी एजुकेशन और राजस्थान के बीकानेर शहर में हुई थी और 1960s में और 70s में वहाँ एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन मेरे को पढ़ने की बहुत धगस थी। कारण था मेरे पापा की लाइफ स्टाइल। बहुत ऊंचे घराने से उनके संबंध रहते थे, काफ़ी मान सम्मान वाले थे। 60s में राजा महाराजाओं का ज़माना था। मेरी 1951 की बर्थ है, तो उनको मैंने नज़दीक से देखा। चंबा जैन महाराणा के साथ बैठे हैं, उदयपुर के महाराणा के साथ उनकी मीटिंग होती थी। ऐसे ही बड़े बड़े जो डिग्नेटरीज हैं, ओहदेदार हैं, माल मतादार हैं, उनसे पापा के बहुत अच्छे संपर्क थे। तो बड़े लोगों के साथ जब मैं बैठता सुनता था, उनके लिए सर्विसिंग करता था, कभी उनको स्वीट दी, कभी कोल्ड ड्रिंक दिया, कभी हॉट ड्रिंक दिया, पापा के साथ बैठे बात कर रहे हैं तो मैं भी देखता था। तो जो बड़े बड़े ओहदेदार थे, कोई मजिस्ट्रेट मिल रहा है, कभी कोई कलेक्टर मिल रहे हैं, कभी कोई कमिश्नर से उनकी मीटिंग हो रही है, तो मुझे लगता कि ये इतनी बड़ी इनको इतना रेस्पेक्ट मिलता है, तो ऐसा रेस्पेक्ट मेरे को भी चाहिए। So you basically belong from a royal family. नो डाउट, बट एक्चुअली हम बिजनेस कम्युनिटी से थे। लेकिन पापा खुद बीकानेर के राजघराने की आर्मी में थे, गंगा रसाला के अंदर। तो उनकी अच्छे अच्छे अधिकारियों से संपर्क बहुत अच्छे हो गए थे। और ऐसी लाइफ में जीने के बाद मेरे को लगा कि ये रेस्पेक्ट कब मिलता है, जब आदमी पढ़ा लिखा हो। तो So what are your educational qualifications? ये बहुत मिक्स है। किसी भी आदमी को अगर मैं अपनी एजुकेशनल स्टडीज़ और क्वालिफिकेशन के बारे में कहूँगा तो विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कभी होता है, लेकिन मेरे साथ हुआ है। ये मेरा हार्ड फैक्ट है। आई एम फॉर्चुनेट कह दो या आई एम अनफॉर्चुनेट कह दो कि मैंने एजुकेशनल स्टडीज़ में बहुत स्ट्राइव किया है, बहुत पढ़ा है मैंने, लेकिन जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली स्थिति मेरी हो गई थी। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर के लिए जब मैंने स्टडी शुरू की तो मेरी मम्मी ने कह दिया, हम तो जैन लोग हैं, तो डॉक्टर बनेगा तो डेढ़ का मेंढक को कट करेगा, रेट्स को काटेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये प्राइमरी हिंसा करनी है, मैं तेरे को अलाउ नहीं करूँगी। ओके फाइन। एक अच्छी फैमिली से था, पेरेंट के प्रति मेरा एक रेस्पेक्ट आज भी है और उस समय भी था कि वो जो कहते वो मैं मान लेता। तो मैंने वो छोड़ दिया विचार, लेकिन पढ़ना था। तो फिर उन्हीं दिनों में मैंने भाखड़ा डैम का उद्घाटन और वो सारी सुनी थी, बड़े बड़े पिक्चर्स उसके देखे, तो कि भाई तो इंजीनियरिंग का चमत्कार है। तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊं। अब उसके लिए मैंने फैकल्टी सेलेक्ट की, भाई इंजीनियरिंग का कोर्स किया मैंने। तो जो मिडिल क्लास के बाद जो होता है 9, 10, 11 हायर सेकेंडरी कोर्सेज, मैंने फैकल्टी में कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी या साइंस मैथ्स इंजीनियरिंग के लिए। तो मैंने साइंस मैथ्स वाला इंजीनियरिंग का सब फैकल्टी सेलेक्ट की। तो 3 साल मैंने हायर सेकेंडरी तक 11 तक
पूरा पूरा बेस फिजिक्स मैथमेटिक्स उसका ही रहा। अब जो ही मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज की एजुकेशन शुरू हुई तो उस समय बीकानेर में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थी, केवल 2 ही क्लासेस थी हायर ग्रेजुएशन के लिए, वो थी आर्ट्स एंड कॉमर्स। अगेन प्रॉब्लम आई, पापा ने कह दिया मैं बीकानेर से बाहर पढ़ने नहीं भेजूंगा। केवल पिलानी में राजस्थान में एक बिरला की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट थी, बिरला इंस्टीट्यूट। पापा ने कहा बाहर नहीं भेजूंगा तो मेरी तो पढ़ाई पे ब्रेक लग जाएगा, मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ना था। अब क्या करूं मैं, तो कॉलेज में पढ़ने के लिए तो फिर मुझे फैकल्टी लेनी पड़ेगा, इधर आर्ट और कॉमर्स। मैंने मेरे 1-2 प्रोफेसर से सलाह ली, उन्होंने कहा कॉमर्स ले ले, हम तेरे को कोर्स करवाएंगे। अब कॉमर्स में मैंने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा क्योंकि मुझे तो पढ़ना था, दगस थी कि पढ़ना ही है, पढ़ने से ही आदमी बनता है बड़ा, और कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा लाइफ में कि मुझे पढ़ के बड़ा बनना है, अथॉरिटी बनना है, रिनाउंड पर्सनालिटी बनना है। देखो मैंने क्या सोचा था, हुआ क्या मेरे साथ। अब मैंने कॉमर्स लिया, कॉमर्स लेते ही मेरे साथ प्रॉब्लम आई कि मैं कॉलेज की हायर एजुकेशन फर्स्ट ईयर के लेवल का कॉमर्स का कोर्स कर रहा हूँ, जबकि 9, 10, 11 का कॉमर्स का बेस डेबिट क्रेडिट का मुझे पता ही नहीं है। कॉमर्स से मतलब साइंस से कॉमर्स में साइंस से मैं कॉमर्स में आया। एक प्रोफेसर थे मिस्टर SC जैन, उनसे बात की हमारे जैन कॉलेज के, उन्होंने कहा ठीक है 3 साल का जो तेरा बेस नहीं बना है कॉमर्स का प्राइमरी का, वो मैं तेरे को घर पे कराऊंगा, 2 से 2.5 घंटा तुझे रोज दूंगा, तू तेरा कॉलेज में तेरा एडवांस कोर्स करते रहना। मैंने कॉलेज में मेरे प्रिंसिपल थे GP शाल, उनसे बात की तो उन्होंने कहा देख हर कॉलेज के सेशन के बाद में 12:30 बजे सेशन खत्म होता है, 1 से 1:30 बजे के बाद लंच खत्म होने के बाद मैं एक्स्ट्रा क्लासेज लेता हूँ, तू उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ तेरे को हायर फर्स्ट ईयर की सारी एक्स्ट्रा क्लासेज मैं समझा दूंगा, एक्स्ट्रा कोर्सेज, और घर पे तू मिस्टर सुमेर चंद के यहाँ बैठता ही है, ऐसे करके कर। 1 साल तक मैंने 3 साल का 9, 10, 11 का कोर्स घर पे किया और साथ में ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर किया। मेरे सिर्फ 46% मार्क्स आए थे, पास मार्क्स, लेकिन मैं हैप्पी था कि मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया कॉमर्स में। ऐसे करते करते मेरा BCom बन गया, BCom से मैंने ग्रेजुएट हो गया। सो फिर आपने कॉमर्स में मास्टर्स किया या कैसे मास्टर्स फिर कैसे? मास्टर्स में ऐसे नहीं कर पाया उस समय में, क्योंकि मेरे भाई उस समय LLB कर चुके थे और कोर्ट में आते जाते थे, और कुछ लीगल केसेस भी थे घर के, तो वो इनकम टैक्स के मैटर भी वो सल्टाते थे, बिकॉज ही इज LLB, स्टिल ही इज रिजाइडिंग एट दिल्ली नाउ, हिज एज इज 85 ईयर्स। तो मेरे पापा ने कहा भी ये मेरा बड़े भाई का नाम अजय पाल है, कि ये कोर्ट जाता है, काम करता है, वकीलों के साथ रहता है, तो तू इनके साथ भी तू भी बन जाएगा, प्रोफेशनल कोर्स शुरू कर दे तो तू भी वकील बन जाएगा। सो दैट पापा के कहने से समहाउ मैंने LLB ज्वाइन कर ली, 3 साल का कोर्स किया, तो 3 साल BCom में लगे, 3 साल मुझे LLB में लगे। पहले साइंस किया, पहले 3 साल यस साइंस किया, साइंस से फैकल्टी चेंज करके कॉमर्स में आया, कॉमर्स से मैंने आर्ट्स के LLB की। अब LLB में वो प्रैक्टिस करने के लिए 6 महीने का या 12 महीने का इंटर्नशिप होती थी कि वकील के अंडर में आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता था। उसके लिए मैं जब जाता तो कॉलेज कोर्ट में, तो मुझे ब्लैक कोट और वाइट पैंट पहन के जाना पड़ता था। मेरी मम्मी ने फिर देखा, बोले तू वकील बन रहा है, अरे तू तो किसी सच्चे आदमी को सजा दिला देगा कानून के दावपेच से, जिसने खून नहीं किया उसको फांसी की सजा दिला देगा। हमारा काम ये नहीं है बेटा, कुछ भी कर, मैं ये काला गोरा, गोरे को काला, काले को गोरा नहीं करने दूंगी मैं, तो पढ़ा तू जाने, मैं नहीं अलाउ करूंगी। अब अगेन आई वॉज शॉक्ड, क्या करूं मैं, लेकिन पापा के अच्छे संबंध थे, बड़े बड़े अधिकारी आते थे। तो हमारे एक उस समय में बीकानेर में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे मिस्टर PC संघवी, आज भी वह जोधपुर में रहते हैं, अराउंड ही इज 90 ईयर्स ओल्ड। बहुत अच्छे संबंध थे हमारे उनसे। तो उन्होंने एक दिन पापा को कहा कि अच्छा, जब वो ऐसे बड़े अधिकारी घर पे आते हैं ना, तो हम सब घर वाले, परिवार वाले, मोहल्ले वाले उनके स्वागत में आ जाते थे, तो उनका रेस्पेक्ट देख के मैं चौंधिया जाता था कि भाई मुझे भी ऐसा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो PC सिंघवी ने एक दिन मेरे पापा को कहा, थानमल को IAS ऑफिसर के लिए IAS की एग्ज़ाम दिलवा दो, IAS ऑफिसर बना दो, इसकी इच्छा भी है। अब मुझे लगा कि ये इन्होंने मुझे सही रास्ता बताया, अगर मैं ऐसा ऑफिसर बन जाता हूँ, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, कमिश्नर बन जाता हूँ, तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। पढ़ने की ख्वाहिश थी, उनके शब्द सुने और मैं IAS की तैयारी का मैंने संकल्प ले लिया। तो आपका मोटिव था रेस्पेक्ट और कुछ कर पाना, दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाना। क्योंकि मैं अगर हायर एजुकेशन भी लेता तो कुछ ऐसा बनता कि जिससे दूसरे लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ये एक मेरा मोटिव था, और आज भी मैं उसी प्रिंसिपल पे जी रहा हूँ। अब वहाँ से मैं दिल्ली गया, IAS की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, मैं UPSC गया शाहजहाँ रोड पे,
वहाँ से आईएएस का प्रोस्पेक्टस सिलेबस लेके आया, बीकानेर आया। मेरे प्रोफेसर जो कॉलेज में थे जिन्होंने मुझे एलएलबी करवाई या बीकॉम जिनके साथ मैंने किया, उनको मैंने बताया ये कि मेरा ये टारगेट है सर और मुझे ये करना है। तो सारे सब्जेक्ट्स देखे उन्होंने, तो उन्होंने कहा भी आईएएस के लिए अगर तेरे को इतना अच्छा करना है, भी बड़े बड़े लोगों को तेरे को शासन करना है, 2-5 हज़ार लोगों को हैंडल करना है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है वो करना चाहिए तेरे को। डिप्लोमेसी आती है वो सेलेक्ट करना चाहिए तेरे को। कैसे कैसे समय में किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, तो हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में। तो एक काम करिए, पॉलिटिकल साइंस के तू 3 पेपर है ये ले ले, लीगल में तो लॉ की है तो जूरिस्प्रूडेंस ले ले। तो सारे पेपर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के थे। तो हमारे एक जीएसएल देवड़ा प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि एक काम कर, तो एमए पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म भी भरते, साथ में तेरा आईएएस की पढ़ाई में मास्टर्स की डिग्री भी आ जाएगी तेरे को। एंड सो आई डिड। मैंने, और वास्तव में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन आईएएस की पढ़ाई के कारण से पोस्ट ग्रेजुएशन में विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट मैंने मास्टर्स कर लिया। पॉलिटिक्स में मास्टर किया मैंने। अब पॉलिटिक्स में मास्टर किया तो उसके अंदर पूरा पॉलिटिकल थॉट का पेपर आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर आता है, डिप्लोमेसी का पेपर आता है, ये सब किए मेरे। तो मेरा माइंड इस ऐसे ज़्यादा हो गया कि मैंने बेस मेरा साइंस मैथ्स इंजीनियर का था। ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स में की इकोनॉमिक्स के ऊपर, और लीगल मैटर्स के हिसाब से जो जस्टिस के हिसाब से लिया जाता है वो आईएएस में काम आने वाला था। एलएलबी की और मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया। 8 साल मैंने अपने इंपॉर्टेंट लाइफ के कॉलेज में निकाले, लेकिन वही वाला जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। लेकिन उसके बाद इतनी डीप स्टडी करने के बाद, इतने सारे करने के बाद, मेरा मेंटल हॉराइजन इतना ब्रॉड हो गया, मेरी थिंकिंग इतनी मैच्योर्ड हो गई कि मुझे क्या करना है, कैसे कोई सिचुएशन में हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को, ये गट्स मेरे अंदर इनबिल्ट हो गए सारे। फिर आपने आईएएस का पढ़ाई चालू किया तो वो आईएएस हुआ? आईएएस मैं नहीं कर पाया यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आईएएस की मैंने पूरी तैयारी की। मैं 2 साल तक 16 घंटा डेली पढ़ता था, सारे ऑथर्स की स्टडी करता था, सारे कंसल्टेंसी अच्छी थी, पूरी तैयारी थी। 1 सितंबर को मेरा एग्जामिनेशन ड्यू था, सिलेबस आ गया था, पहला पेपर दिल्ली में होने वाला था। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आईएएस में इंटरव्यू वगैरह कैसे देते हैं, कैसे आईएएस में कमांडिंग आपकी नेचर होनी चाहिए लोगों से काम कराने की, इसके लिए मैं दिल्ली के पूसा रोड पे एस एन दास गुप्ता कॉलेज में 6 महीने मैंने ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि मेरे को तो था आईएएस बनना ही है। और लकीली मेरा पेपर का आ गया 1 तारीख को, 1 अगस्त को पेपर था। 20 जुलाई से की मैंने बीकानेर से टिकट बनवाई थी दिल्ली जाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 17 जुलाई को ठीक 3 दिन पहले मेरे पापा की ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। अब हम उस समय बीकानेर के परिवार में रहे हुए, हमारे मोहल्ले में केवल एक टेलीफोन था, एसबीबी जे बीकानेर में, जो बीकानेर और जयपुर के डायरेक्टर थे लालचंद कुठारी, उनके घर एक टेलीफोन था। मोबाइल तो होते ही नहीं थे उस ज़माने में, कॉलेज नहीं थी बीकानेर में इंजीनियरिंग की, कोई सिस्टम, मतलब ऐसे टाउन के अंदर हम एक रहते थे, नाम भली बीकानेर सिटी हो उसका। तो एनीवे अब घर का माहौल ख़राब हो गया, सब रिचुअल उसमें पड़ गए, पापा के 12 दिन की सेरेमनी होगी, ये होगा वो होगा, मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, ये सब देखे। तो मुझे वो 12 दिन के बाद, जो 17 जुलाई को पापा की डेथ हुई और 1 तारीख को एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं जा सका। एग्ज़ाम नहीं दी इतना पढ़ने के बाद भी कोई उपाय नहीं था मेरे पास। मम्मी की कंडीशन मेरे से नहीं देखी जाती थी, क्योंकि मम्मी से तो इतना अटैचमेंट था मेरा। क्या करता मैं, कैसे छोड़ के जाता उनको इस तरह से? सुबह से शाम रोते रोते उनके पास बैठता, उनकी गोदी में सिर रख के सोता, तब जाके मम्मी मेरे सिर पे हाथ फेरते तो थोड़े वो कंसोल होते। मुझे लगा कि अगर शौक में मम्मी को कुछ हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। तो अल्टीमेटली मैंने डिसीजन लिया कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे। अच्छा, वैसे भी इस शौक के कारण मैं एग्ज़ाम तो पीस ऑफ माइंड से दे ही नहीं सकता था। मेरे साथ 2 स्टूडेंट और थे, मेरे कलीग फ्रेंड अशोक सिन्हा, और दूसरा मेरे साथ था एक नरपत सिंह राजवी। अशोक सिन्हा ने वो क्वालिफिकेशन क्लियर किया उसी एग्ज़ाम में जो मेरे साथ पढ़ते थे आईएएस के लिए, और वो बाद में अभी रिटायर हुए हैं, 7-8 साल पहले फूड मिनिस्ट्री के फूड सेक्रेटरी थे वो, सेंट्रल गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी ऑफ द फूड। दूसरा मेरे साथ में था नरपत सिंह राजवी, वो राजस्थान के लास्ट में वो उद्योग मंत्री वो बने थे, और उसके पहले वो सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने थे राजस्थान के अंदर। तो ऐसा नहीं था, मेरा पूरा कन्विक्शन था, लेकिन उसके बाद फैमिली में पापा की डेथ के बाद सारा स्ट्रक्चर बदल गया।
मेरे और जो मेरे एल्डर ब्रदर्स थे उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए विद इन 3-4 मंथ्स। लास्ट में मेरे को ऐसा लगा कि भाई मुझे अपने ब्रेड एंड बटर के लिए अकेले निकलना है, तो फिर आईएएस को तो मुझे छोड़ना पड़ा, कोई उपाय नहीं था मेरे पास। उसके बाद क्या हुआ? जैसे आईएएस की पढ़ाई छोड़ दी तो या जॉब किया या क्या किया? फिर नहीं, stock मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इतना फ्रस्ट्रेटेड कि मैं क्या करूं, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी ऐसी बड़ी डिग्री नहीं कि जहां मुझे जॉब मिल जाए। किसी और ऐसा मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीए किया हो, आईसीडब्ल्यूए किया हो, ऐसी कोई बड़ी क्वालिफिकेशन की हो ताकि मेरे को कहीं पे जॉब मिल जाए, वैसा भी नहीं था। एमबीबीएस करे तो डॉक्टर का काम कर सकता हूँ, इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करके मास्टर्स ले लूँ तो मैं इंजीनियरिंग का कोई जॉब मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वही बात हुई कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अब मैं डिप्रेशन में आ गया था। उस समय में मेरी मम्मी बहुत धार्मिक नेचर की थी, हमारे धर्म गुरु से बात की, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने अपने ध्यान से योग बल से कहा कि भाई थानमल तू सूरत चला जा, वहाँ तेरे को रास्ता मिल जाएगा। और चूंकि मैं ओबीडियंस ही मेरे नेचर में थी, मैंने गुरु आ गया कि सोचा कि भाई इनके मुंह से निकला है तो मेरे को अच्छा ही रहेगा, मैं सूरत आ गया। मेरे मामा थे बॉम्बे में, डायमंड का काम करते थे, डड्डा डायमंड के नाम से उनका बहुत बड़ा काम था। उनसे बातचीत की मैंने, थोड़ा थोड़ा डायमंड का काम, उनको माल बेचने का काम शुरू किया। और धीरे धीरे लाइफ मेरी 84 में मैं सूरत आ गया। 90s के आसपास में मेरे को ये सारी बातें हुई। उससे उस समय में हमारे यही गुरुदेवों ने एक बात कही कि अभी तू 2-2.5 साल काम कम करना, तेरा समय अभी फेवरेबल नहीं है, कहीं लॉस ना हो जाए तेरे को। तो मैं घबरा गया, मामा के पास गया, मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा कह रहे हैं तो मैं अभी 2 साल काम कम करना चाहता हूँ। तो मामा का ही एक लड़का था केसरी डड्डा, उसने कहा कि भाई साहब अगर आपका समय अनुकूल नहीं है तो आप शेयर बाजार में अपना सारी मूड़ी है वो शेयर बाजार में डाल दो। हाँ, वो समय हर्षद मेहता का था, मार्केट क्लाइमैक्स पे था, 4500-4600 का सेंसेक्स चल रहा था। उस मामा के लड़के ने, केसरी भाई ने कहा, तो मुझे भी लग रहा था शेयर बाजार तो चढ़ते ही जा रहा है, ये कहता है तो मैं पैसा डाल देता हूँ। तो कजिन ने बोला और आपने फिर पैसे डाले स्टॉक हाँ, मार्केट? क्योंकि मुझे ये था कि भाई मेरा समय अनुकूल नहीं है, मेरे गुरुदेव ने कहा है अभी तो मैं शांत हो जाता हूँ। उसने कहा कोलगेट के, ब्रिटानिया के अच्छे शेयर ले लो, रख दो, बढ़ने ही वाले हैं, 2 साल के बाद बेच देना, वो कैपिटल आएगी, उसे व्यापार शुरू कर देना। तो विदाउट नॉलेज आई प्लंज्ड इनटू द शेयर मार्केट, क्योंकि तेजी का माहौल था, सब जगह बाजार में लाव लगी हुई थी बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता। तो मैं भी उसमें, और उसका कहने को मैंने भरोसा करके माल ले लिया। अब मेरा माल लेना हुआ, थोड़े ही समय में बाजार में करेक्शन आया, सेंसेक्स 4000 के नीचे आ गया, मैं घबरा गया, कैपिटल लॉस हुआ। मुझे लगा गुरुदेव ने कहा था अच्छा समय नहीं है, क्यों डाला तूने पैसा। वो मेरे भाई से बात की तो उसने कहा करेक्शन तो आता है बाजार में भाई, क्यों घबराते हो, अभी तो थोड़ा पैसा और डालो। अब मेरे पास तो पैसा था नहीं, पूरा डाल दिया था। तो जिसकी ऑफिस में मैं डायमंड का काम करता था वो भी मेरा भाई था, मामा का ही लड़का था, उसको मैंने कहा तो उसने कहा ठीक है कोई चिंता नहीं, हम अपने बाजार से ब्याज पे ले लेते हैं। उसने ब्याज पे लिया, मैंने नए शेयर खरीदे, बाजार और गिर गया। मैं तो कुछ ABCD नहीं जानता था, हर्षद मेहता के कौभांड का क्या इफेक्ट होगा मैंने वो भी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द स्टॉक मार्केट कि क्या हो सकता है इसके अंदर। हर्षद मेहता के टाइम था, बाजार में बहुत तेजी थी, लेकिन बाजार में हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आने लग गया। बड़े लोगों को पहले से पता होता है, बाजार गिरना शुरू हो गया, सेंसेक्स इतना नीचे गिरा, मेरे को फिर घबराहट हो गई। तो उसने फिर कहा कि अभी तो ये करेक्शन आता है, कोई चिंता की बात नहीं, आप पैसा और डालो, यही कमाने का चांस होता है, ऐसे करेक्शन में माल लोगे तो कमाओगे। ठीक है, वो मेरे लिए तो वो मास्टर था मार्केट का, क्योंकि मैंने कभी समझा नहीं था, वो पैसा कमा रहा था। मेरे नंदियाल के परिवार में वो कमाऊ बेटा था शेयर बाजार में, इतना अच्छा काम था उसका, तो उसकी बात पे ट्रस्ट किया मैंने, दोबारा ब्याज पे पैसा दिलाया उसने, फिर मैंने माल ले लिया। सेंसेक्स 3000 के नीचे आ गया, फिर उसने मैनेज किया मेरे लिए इंटरेस्ट पे, सेंसेक्स 2500 के नीचे आ गया, फिर मैनेज किया, सेंसेक्स 2000 के नीचे आ गया, 1700। फिर कैसे मैनेज किया, फिर स्टॉक मार्केट में वापस जाने का हिम्मत कैसे आया वापस? ऐसे कंडीशन में मेरा वेट लॉस भी हुआ, मैं बहुत डिप्रेशन में था। हमारी बिल्डिंग में ही 8th फ्लोर पे हर्षद भाई मोदी करके रहते थे, वो एडवोकेट थे, और आज भी हमारी अपार्टमेंट भी कॉम्प्लेक्स में उनकी ऑफिस है एडवोकेट की उनकी। तो वो मुझे लिफ्ट में मिले, बोले थानमल भाई क्या हो गया आपको,
वेट लॉस हो गया, चेहरा एकदम आपका मुरझाया हुआ है। मैंने कहा अरशद भाई मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, स्टॉक मार्केट में सब कुछ चला गया मेरा। बोले स्टॉक मार्केट में ऐसा कभी होता है? आप गलत आदमी के चक्कर में फंस गए। मैं आपको अपने आदमी से मिलाता हूँ, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा और आपको सही गाइडेंस देगा। अब आप मुझे विश्वास है वो बाहर निकाल देंगे। अपने घर ले गए, पानी पिलाया। बच्चू भाई आरवाड़ी वाला उनका नाम था। सूरत के शहर में उनको शेर बोरकर के नाम से कम जानते हैं, दादाजी के नाम से ज़्यादा जानते थे। उन्होंने फ़ोन किया, बच्चू भाई मैं अरशद भाई बोलता हूँ, मेरा छोटा भाई जैसा है वो बाजार में बहुत फंस गया है, उसका काम देखना है आपको, उसको बाहर निकालना है। 14 जनवरी का दिन था। उन्होंने कहा छुट्टी का दिन है, उसको रात को 9 बजे भेज दो, अभी तो मेरे रिश्तेदार छुट्टी के दिन आए हुए हैं। रात को 9 बजे बुलाया, मैं उनके घर गया। उनके घर जाने के बाद उन्होंने मेरे को पूरे पोर्टफोलियो की लिस्ट देखी, अच्छी तरह पढ़ा, मेरी 15 मिनट में सारी बात सुनी और मुझे कहा तुम कल 9 बजे मेरी ऑफिस में आ जाना। तो उसके पहले आपने जो पोर्टफोलियो बनाया था, जो आपने पैसे डाले आपके कजिन के कहने पे, वो पोर्टफोलियो कैसे बना? कैसे सोचा कि आपको नॉलेज नहीं था और आपने फिर पैसा कैसे डाला स्टॉक्स में? मैंने इसलिए डाला कि जो मेरा कजिन ब्रदर था उस समय उसने लाखों लाखों रुपए कमा रहा था वो शेयर बाजार में। तो स्पेसिफिक स्टॉक कैसे सिलेक्ट किए? वही बताता था कि ये ले लो। हाँ, इस बीच में जब मैंने ये काम किया 1.5 साल में के बाद अरशद मेहता का आया था, 1.25 साल के बाद करीब इसके हम बाहर आ गया था। जब ये काम किया था मैंने, तो मेरे एक भाई थे, बड़े भाई दिल्ली में, बॉम्बे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर थे। उनके 3 कार्ड थे बॉम्बे में ब्रोकिंग के, उनसे इंट्रोडक्शन करवाया। वो ज्वेलरी लेते थे मेरे भाई से, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि थानमल मेरा छोटा भाई है और शेयर बाजार में काम करता है, गोपू इसको भी कुछ अच्छा माल दिलाओ तो कमा लेगा ये। अब गोपू से मैं मिला तो मेरे लिए वो बहुत बड़े आदमी दिखते थे। फिजिकल डिलीवरियाँ होती थी उनकी, बड़ी बड़ी ऑफिस थी फोर्ट में उनकी, और ट्रॉलियाँ के ट्रॉलियाँ लाल कपड़ों में शेयर सर्टिफिकेट उनकी बड़े बड़े अलमारियों के अंदर निकालते थे और डालते थे। वो इतना बड़ा काम देखे मैं एकदम चौंक गया, मतलब चौंधिया गया मैं। करे बहुत बड़ा काम है इनका। तो बोले बता, तो हम लोग देखते हैं, कोई चिंता मत कर, तेरे को मैं काम करवा दूंगा। फिर एक दिन फ़ोन आया कि भाई मैंने जॉर्ज इंजीनियर्स का काम लिया है और काफ़ी अच्छा माल हो जाएगा, मेरे पास अच्छी रिपोर्ट भी है, ले ये मैं तेरे नाम लिख देता हूँ। 42 रुपये का भाव है इसका, 44 रुपये का भाव है। उन्होंने दिला दिया मेरे को। ऐसे ही पशुपति स्पिनिंग के शेयर दिला दिए उन्होंने। इस तरह से लेते लेते एक समय ऐसा आया कि नाकोड़ा टेक्सटाइल के जो प्रेसिडेंट थे वह मुझे, हमारे वो जैन हैं, हमारे को संवत्सरी के समय मिले थे। प्रतिक्रमण हम जब करते हैं वार्षिक समापना के पूजा के समय, तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी के शेयर ले लो, एक पे एक राइट देंगे, एक पे एक बोनस देंगे, 45 रुपये का भाव है, तो बोनस और राइट देती 200 रुपये हो जाएगा। मैंने वो भी ले लिए ब्याज पे पैसे लेके। इस तरह से पोर्टफोलियो बनता गया और माल मेरे पोर्टफोलियो में आ गया और ये सारे शेयर्स ऐसे आए। एक मेरे रिश्तेदार थे सूरत में, एक वेस्टर्न नेवी डाइंग करके कंपनी थी, उन लोगों ने कोई आयरन फाउंड्री यहाँ पे डाली थी। मेरे घर पे रात को 10 बजे आए कि आप इसके शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में दे रहे हैं, आप ले लो, ये लिस्टिंग हो जाएगी आपकी। लिस्टिंग भी करवा दी उन्होंने वेस्टर्न नेवी डाइंग की, और 25 रुपये में उन्होंने मुझे दिए थे। लेकिन उसका भाव फिर 20 रुपये हो गया, 15 रुपये हो गया, तो मैं तो बहुत सारे लॉसेज के काम हो गए। मैं घबरा भी गया था। उस समय में अरशद भाई ने मुझे बच्चू भाई आरवाड़ी वाले दादाजी के पास भेजा। दादाजी से मिला मैं, तो दादाजी ने मेरे को समझाया। उनके वर्ड में बता रहा हूँ आपको, गुजराती में, जो उन्होंने कहा था, कोठारी मारी उम्र 85 વર્ષની થઈ ગઈ છે, હું તો 4 ચોપડી ભણેલો અભણ માણસ શેર બજારમાં ચાની લોરી ઉપર કપ પ્લેટ વાસણ ધોતો હતો, पर आ शेर बजाરમાં મોટા મોટા લોકોને શેરોની વાતો કરતા સાંભળતો હતો, પૈસા કમાયા એ હું જોતો હતો આને, તો મને પણ લાગ્યો કે આને જોડે આપણે પણ પૈસા કમાઈ શકીએ છીએ। આ બજાર કમાઈવાળો છે, કમાણીનો છે બજાર। એટલે હું પછી મારે મામાથી, મારે પાપાથી, મારી ફૂઈથી એમ તેમ કરીને 25 રૂપિયા લાવીને હું એમને રોકાણ માટે આપી દેતો હતો। એ લોકો મને શેરના સર્ટિફિકેટ લઈને આપી દેતા હતા। ભણેલો હું હતો નહીં, પણ શેર બજારમાં મને રસ પડ્યો। પોતાની એક વાત કહું, શેર બજારની ખાસિયત શું છે। હું 67 વર્ષનો મારો અનુભવ આ કહે છે। હું બે વિશ્વ યુદ્ધ, આ દાદાજીની વાત કરું છું, ઇન્વર્ટેડ કોમામાં તમે સમજી લેજો કે આ દાદાજીની વાત છે। 67 યર્સની મારી એક્સપિરિયન્સ છે શેર બજારનો। બે વિશ્વ યુદ્ધ હું શેર બજારમાં જોયા છે। આ શેર બજારમાં
વિશ્વ યુદ્ધની મંદી પછી શેર સર્ટિફિકેટ પર લોકોને ચણા મમરા ખાતે જોયા છે અને જર્મનીમાં તો અમુક લોકોએ શેર બજારના એવા ભાવ થઈ ગયા શેરોના કે શેર સર્ટિફિકેટનો ભૂંગળો બનાવીને તમાકુ પૂરીને સુટ્ટો મારીને બાળી નાખે. આ છે શેર બજાર, સમજી લેજે. तो એટલે हिंदी में एक बार बता सकते हो कि ये क्या बोला दादाजी ने उन्होंने आपको कहा कि साथ? शेयर बाजार में इतनी तेजी मंदी आती है और मेरा 67 ईयर का 67 वर्ष का अनुभव है, वो मैं तेरे को बता रहा हूँ कि इस शेयर बाजार में ऐसी तेजी आती है, ऐसी मंदी आती है. तो 2 विश्व युद्ध मैंने देखे हैं, उसमें भयंकर मंदियाँ मैंने देखी है, लेकिन इस बाजार के जैसा कमानी करने वाला कोई भी बाजार नहीं है. ये मेरे 67 वर्ष के अनुभव का निचोड़ मैं तुमको समझा रहा हूँ. तो मैंने कहा दादाजी ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर कोई दुनिया में फैकल्टी है तो वो शेयर बाजार है, सेक्टर है तो वो शेयर बाजार है. तो मैंने कहा इतना नुकसान होने वाला शेयर बाजार कि हाँ, मैं तेरे को अभी भी कहता हूँ समझी ले. लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? संपत्ति की सुरक्षा के लिए, और उसको अंदर वृद्धि होती रहे, वो बढ़ता भी रहे और सुरक्षित भी रहे. तो सबसे पहले लोग करते हैं बैंक में एफडी करते हैं, जो कमाई बची उसको एफडी में डालते हैं. एफडी में डालने के बाद में उसकी जो ब्याज आता है ना, वो महंगाई बढ़ती है, उससे उस ब्याज से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है. तो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण आपकी परचेजिंग पावर आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ दैट एफडी, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया और जो ब्याज की कमाई है वो कम हुई है. तो इन द कोर्स ऑफ टाइम आपका पैसा तो बढ़ा, लेकिन महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ गई. सो बेसिकली अगर आपने 100 रुपीज डाले और आपको मिल रहे हैं 108 और आपका इन्फ्लेशन 1010 हो गया, हाँ, तो आपका नेट हर 2 साल मतलब हर साल 2 रुपए का लॉस हो रहा है. लॉस हो रहा है. तो उस तरह से आपका लॉस हो ही रहा है. तो इसलिए एफडी करने जैसा नहीं है अच्छे इन्वेस्टर को. दूसरा उन्होंने बताया लोग लेते हैं उसके बाद में सोना लेते हैं, तो सदर इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड तो बढ़ता ही है, लेकिन गोल्ड की ग्रोथ रेट भी इन्फ्लेशन के को बीट नहीं करती है, पहली बात. दूसरी बात, गोल्ड कितना लोगे तुम? रोज पैसा कमा रहे हो, 10 किलो ले लिया, 20 किलो ले लिया, 50 किलो ले लिया, 100 किलो ले लिया, उसको रखेंगे कहाँ रखोगे उसको? 1000 किलो ले लिया, रखोगे कहाँ? आखिर वो कमोडिटी है, तुम ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे. मतलब गोल्ड ETFs भी नहीं थे इतने. उस समय कुछ था ही नहीं, सब फिजिकल चलता था. कहाँ है? लैपटॉप नहीं थे, मोबाइल कहाँ थे, ऐसी चीज़ें. फ़ोन से बॉम्बे में सौदे लिखाते थे और वहाँ से कन्फर्मेशन शाम को आता था उस ज़माने में. ऐसे समय में उन्होंने कहा गोल्ड भी इतना अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है. तीसरा होता था, उन्होंने बताया भी तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो. तो रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एप्रिसिएशन. उन्होंने कहा मिलता है, लेकिन लिक्विडिटी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. आपको कभी भी आधी रात को रोकड़ा चाहिए तो रियल एस्टेट दे ही नहीं पाएगा. उस प्रॉपर्टी को, संपत्ति को आपने 1 करोड़ में ली है, 10 लाख में ली है, वो 1 करोड़ की हो गई या 5 करोड़ की हो भी गई, अगर आपको 2 करोड़ आज ही चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? रियल एस्टेट से नहीं मिल सकता. वो तो बिकेगी तब मिलेगा आपको. बिके के लिए आपको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ चाहिए तो आपको 3 करोड़ में बेचनी पड़ेगी, फूकनी पड़ेगी, और वो भी उस नेक्स्ट डे तो मिलेगी नहीं. मिलेगा तब मिलेगा पैसा, रजिस्ट्री होने के बाद, सब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होने के बाद. तो रियल एस्टेट में लिक्विडिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. उसके बाद आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, इस तरह की चीज़ें जिसमें आपका पैसा एश्योर्ड है, कभी नहीं डूबेगा, लेकिन उसका यील्ड इतना कम है कि आप इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाओगे. तो ईयर ऑन ईयर आपकी परचेजिंग पावर घटती जाएगी आपके पैसे की. 5वां जो आइटम है वो है स्टॉक मार्केट, जो हमेशा बैंक रेट की एफडी और इन्फ्लेशन दोनों को बीट करके उसके ऊपर के रिटर्न देता है. ये फिक्स हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट. हाँ, वो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्ड भी किया था कि मैंने स्टॉक मार्केट्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला था. बेसिकली कि आप स्टॉक मार्केट में आज पैसा डालते हो तो आप नेट हर साल 13.5% का केगर कमाते हो, तो विच इज मोर देन इन्फ्लेशन एंड एफडी रेट. दैट इज ट्रू. यही बात उन्होंने मुझे समझाई. तो मैंने कहा फिर इतना ऊपर नीचे क्यों आता है? तो वो ऊपर नीचे इसलिए आता है कि इसमें, इस मार्केट में कैश हेज फंड, कैश रोकान करने वाले हेज फंड, जिसको हम स्पेकुलेटिव एलिमेंट कहते हैं, वो घुसे हुए रहते हैं. लेकिन थानमल, मैं तेरे को एक बात कहता हूँ, दादाजी के वर्ड है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को देखना हो तो उसका स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स देखो, तुमको पता लग जाएगा कि वो कंट्री कितनी सद्धर है.
उस स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का क्या पी अर्निंग रेशियो चल रहा है, कितना फंड आ रहा है, कितना फंड जा रहा है, कितने लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं, तुमको पता लग जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट को सेंसेक्स इकोनॉमी के बैकबोन कहा जाता है तो मेरा विश्वास और बढ़ गया। तो फिर दादाजी मैं कैसे करूं, इतने बड़े हेज फंडों के सामने मेरा तो कुछ भी नहीं। तुमको कुछ नहीं करना है। रियल इन्वेस्टर दुनिया में 3% होते हैं जिनको इन हेज फंडों की उठापटक से कोई मतलब नहीं होता है। बाकी 95% 97% स्पेकुलेटिव एलिमेंट होते हैं, उनके कारण बाजार में उठापटक होती है। सट्टा इसीलिए बोलते हैं इंडियन इसीलिए स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ये तो सट्टा की बाजार है। सट्टा की बाजार नहीं है। तुमको मैं जो सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तुमको इन रियल 3% इन्वेस्टर के बन के रहना है। अगर तुम ऐसा बन जाते हो तो मेरे को ऐसा विश्वास है कि तुम बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ में। उनकी बात मेरे समझ में आई, उनको देखा, उनको समझा और उनके अनुभव को जानने के बाद एक ऐसा आदमी जो काली टोपी पहन के, सफ़ेद अस्कन और एक छड़ी हाथ में, धोतिया पहना हुआ और चेयर पे बैठा, चमकदार चेहरा उनका, और मेरे को जिस तरह से उन्होंने मास्टरली समझाया, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई एक पिता अपने बेटों को समझाता है। जब उन्होंने मेरा पहला पोर्टफोलियो देखा और जो जॉर्ज इंजीनियर्स और ये पशुपति स्पिनिंग, नाकोडा टेक्सटाइल और ये सब देखे, सारे शेयर्स, वैष्णवी डाइंग, मेरे को आ शेयर बाजार की थारे बापनू थे, ये उनके वर्ड थे। जो आया वो ले लिया, जो आया वो ले लिया। उनका दादाजी अब गलती हो गई, लोगों के कहने को मैंने मान लिया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने 10 मिनट सोचा, सोच के कहा कि उनका ग्रैंड सन था कमल वाड़ी वाला, उसको कहा कि तू देख इसकी क्या वैल्यू है, बॉम्बे फ़ोन करके पूछ। तो उन्होंने मेरे जो 47 रुपये में 12,000 नाकोडा लिए थे वो 16 रुपये 80 पैसे में बेचे। ऐसे ही उन्होंने पशुपति स्पिनिंग, इंडिया सिक्योरिटीज़ 100 कितने रुपए में इंडिया सिक्योरिटीज़ दिलाए थे उन्होंने, ऐसे सारे शेयर बिकवाए और 17,60,000 रुपये आया मेरा। आज मैं देखता हूँ तो इंडिया सिक्योरिटीज़ डी लिस्टेड है, नाकोडा टेक्सटाइल 20 पैसे का भाव है, वैष्णवी डाइंग डी लिस्ट हो चुकी है। सारी कंपनियां, जॉर्ज इंजीनियर्स का पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, कहाँ गई वो कंपनी। वो पैसे आ गए वो आ गए, नहीं तो आज तो जीरो हो जाते मेरे पैसे। 17 लाख को उन्होंने री इन्वेस्ट किया कि मैं जैसे कहता हूँ वैसे करना। कोई किसी भी सटोरिया कह सके, अपनी स्टडी करना, ध्यान रखना और सद्धर शेयर लेना है तेरे को। जब मैं कहूँगा तब बेचना, डिसिप्लिन होके। तूने सारा काम अनडिसिप्लिन होके किया है। किसी ने कह दिया तूने ले लिया, किसी ने कह दिया तूने ले लिया, ऐसा नहीं। अपना नॉलेज रखो, अपनी समझ रखो, सही चीज़ कसौटी पे लगा के लो। तब उन्होंने मुझे सबसे पहले दे रहे थे हिंदुस्तान यूनिलीवर, करीब 515-20 के भाव में। पॉन्ड्स दिलाए थे 660-70 के भाव में। नेस्ले दिलाए 230-40 के भाव में। फाइजर दिलवाए मेरे को। एक रॉन पोलेंग आता था उस ज़माने में, वो शेयर दिलाए। नॉल फार्मा करके था। ये सारी कंपनियां बाद में, अवेंटिस दिलाए, वो सारी कंपनियां बाद में सनोफी में आ गई। ग्लेक्सो फार्मा दिलाए थे, कैस्ट्रोल दिलाए, ब्रिटानिया दिलाए, ऐसे ऐसे शेयर दिलाए। 200-300 सारे शेयर दिलाए। सारा पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट उन्होंने करीब 2 महीने में पूरा किया। और मेरे को बुलाते थे ऑफिस में, शेयर बाज़ार की टैक्टिक्स समझाते थे कि इसमें कैसे काम करना चाहिए। मैंने उनको कहा कि फिर अपने ऐसे सटोरियों के चक्कर में फंस जाते हैं तो हमको कुछ कहना चाहिए, मार्केट के अंदर लोगों को समझाना चाहिए। बोले अपना काम नहीं है, किसको देखोगे, हमारे को हमारी बुद्धि से हमारा ही काम करना है। ये हमारा विषय नहीं है कि वो क्या करता है इसलिए हम उसके सामने बोले। हम कुछ भी नहीं करना है, इन्वेस्टर बन के रहे बस, और एकदम चौकन ना रहे, किसी की सुनना मत, अपनी पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो। देखा मैंने, सारे शेयर दिलाए उन्होंने। 3-4 महीने निकले होंगे, हिंदुस्तान लीवर का भाव 800-900 होने लग गया। पॉन्ड्स का 700 का भाव 1200-1400 हो गया। अखबार में न्यूज़ आने लगी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर पॉन्ड्स को खरीद रही है। पॉन्ड्स का भाव 2000, हिंदुस्तान लीवर का भाव 1500-1200 ऐसे हो गया। ऐसे करते करते पॉन्ड्स का भाव, जिस दिन पॉन्ड्स का टेक ओवर होना था, 3200 का भाव हो गया। मेरे को बुलाया, 200 शेयर पॉन्ड्स के लिए बेच दे, हिंदुस्तान यूनिलीवर में मर्जर होने वाला है, लीवर ले ले 200। ऐसे करके करके उन्होंने इन्फोसिस दिलाई 1140 में, मेरे 4000 तक में बिकवाए उन्होंने। पोर्टफोलियो बनाने के बाद, और जैसे जैसे बनाता वो ध्यान रखते हैं इसका लोन पूरा कर, इस पैसे का लोन चुका, इसका ब्याज चुका। हकीकत में 2.5 साल, 2.25-3 साल में पूरा मेरा इंटरेस्ट मनी उन्होंने वापस करवा दिया, शेयर में प्रॉफिट करवा के।
कोई ले बेच नहीं करते थे, केवल अच्छी चीज़ लेना, शांति से बैठ जाना। वेल्थ क्रिएटर कंपनी को ढूंढना, अच्छा मैनेजमेंट की। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई जो मैं आज भी याद रखता हूँ। હું જો તમારો પોર્ટફોલિયો બનાવ્યો છે આમાં ઘણા ગળા આંગળી કરતા નહીં કે લઈને વેચી દીધા, નફો કરીને ઘરે ભેગો કરી લીધો। એકંદરે તમને પૈસાની જરૂર ન હોય તો આ સારા શેર મારી માનો તો વેચતા નહીં, સારા શેર। મારી ઉંમર 85 વર્ષની થઈ ગઈ છે અને હું તમને મારા 67 વર્ષના શેર બજારના અનુભવથી કહું છું કે સન 2000 ની साल में तुमने विश्वास पर ना हो कि तुम्हें क्या थी क्या पहुंची गया छो। और हकीकत में ऐसा ही हुआ, लेकिन वही बात थी कि दादाजी की बात पे भरोसा नहीं किया था, क्योंकि कन्विक्शन तो था नहीं, पैसा कमाने की था जजूम के और पैसा कमाना है और पैसा कमाना है। तो आजू बाजू के लोगों से सुना, ये ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो मैं ले बेच करने में लग गया और पोर्टफोलियो मेरा वापस पूरा साफ हो गया। 2000 के कौबान के बाद मेरे पास सत्यम सट्टा की प्रवृत्ति के कारण आए थे। सट्टा कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। सत्यम के अंदर जो राजू थे सत्यम का, वो उसके मिलने वाले एजेंट खड़े हो गए थे। सूरत में एक बंदा मिला मेरे को कि बोले मैं राजू का कॉलेज मेट बना हुआ हूँ, अभी सत्यम के ऊपर बैन लगा हुआ है, एक बोल्ट के ऊपर आप 1 करोड़ से ज़्यादा माल नहीं ले सकते, तो इसलिए अलग अलग बोल्ट के ऊपर अलग अलग उसने आपने आदमी लगा रखे। सूरत में उसका काम मैं करता हूँ। और मुझे 25 घर के पास पीछे अपने ऑफिस में ले गया था, बात बताई, और उसके कहने से मैंने वही 6,700 के भाव में सत्यम के 1500 शेयर ले लिए। कौबान निकला सत्यम का, ये Y2K का सत्यम का कौबान निकला, सत्यम गिरते 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 400 रुपये आ गया। बड़ी मुश्किल से मैंने 3,000-3,500 के बीच में मेरे 1500 सत्यम बेच के गला छुड़ाया। देखो मैंने कितना नुकसान किया, क्योंकि दादाजी की बात को मैंने ओवरटेक किया, उनकी बात को मैंने माना नहीं। उन्होंने मुझे पहले से ही फॉर्मूला समझा दिया था कि जब तुम शेयर लेते हो तो तुमको देखना है मैनेजमेंट सारो, વેચાણ, આ કંપનીનો વેચાણ સારું, આ કંપનીનો ધંધાનો પ્રોસ્પેક્ટસ સારો, ધંધાની કાર્યપદ્ધતિ સારી અને કંપનીના ભવિષ્યમાં ડેવલપમેન્ટની પોલિસીઝ પણ સારું હોવી જોઈએ। ये दादाजी के वर्ड थे कि मैं केवल इन चीज़ों को देखने के बाद ये देखता हूँ उसका कैश कितना कंपनी जनरेट करती है। पहला मैनेजमेंट, बीजो वेचाण, मतलब मैनेजमेंट मतलब वो उसने कंपनी को मैनेज कैसे किया, उसका 10 साल का इतिहास क्या कहता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। वेचाण सेल्स, हाँ वेचाण मतलब सेल्स कैसे होनी चाहिए अच्छी, धंधा की प्रोस्पेक्टस क्या है, जिस सेक्टर में वो काम कर रही है कंपनी उसका आगे भविष्य कैसा है, वह कंपनी उस धंधे में कम्पिटिटिव है या नहीं, धंधाની કાર્ય પદ્ધતિ સારી એટલે कम्पिटिटिव है या नहीं। अंधड़ पैसा ले लिया, ब्याजे ले लिया और माल बनाना शुरू कर दिया, माल बेचा, कंपटीशन में नीचे भाव में ब्याज के बर्डन से कंपनी मर गई, ऐसी कंपनी नहीं लेनी। फिर उन्होंने कहा कंपनीना भविष्यમાં डेवलपमेंटની पॉलिसी सारू। एक उन्होंने बताया था कि हर एक की बैलेंस शीट में मैनेजमेंट व्यूज एनालिसिस एंड डिस्कशन एक कॉलम आता है, उसको पढ़ो, और बैलेंस शीट के पीछे की साइड में एक और आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन दोनों से तुमको पता लगेगा कि कंपनी जो कमा रही है वो पैसा किधर लगा रही। दिन भर मैंने देखा वो बैलेंस शीट पढ़ते ही रहते थे। कितनी कंपनियों की उन्होंने, सैकड़ों कंपनियों की मुझे बैलेंस शीट पढ़ने को दी, सैकड़ों कंपनियों की, और पढ़ने के बाद मेरे को कहा कि तू टिक मार्क लगा के लाना कि इसमें क्या समझ में नहीं आया। उनकी इस कारण से मेरे को बैलेंस शीट स्टडी करने की हैबिट बन गई थी। पहले से मेरा पढ़ाई में बहुत रुचि थी, पढ़ने का शौक़ था मेरे को, खूब ज़बरदस्त पढ़ाई करने की एक अंदर से जज्बा था मेरा। तो बैलेंस शीट भी मैंने पढ़नी शुरू कर दी। शुरू करने से मेरे अंदर एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आ गया, दादाजी जैसा आदमी मिला, सपोर्ट मिला, उनके जैसा गाइड मिला, समझाने वाला। दादाजी की बातें सुन के मुझे लगता था कि ही वॉज बाइबल ऑफ स्टॉक मार्केट। डेफिनेटली एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, 77 रुपीज़ का भाव था ये इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी IBP। मेरे पास मैसेज आता है उनका कि तो ऑफिस में आते से बात करनी है। मैं आया, उन्होंने मुझे कहा कि ये इंडो बर्मा IBP છે ને આ ले 77 રૂપિયામાં તદ્દન મફત છે ને, મફત। આ 1500નો માલ છે,
₹77 નહીં, 1500 માલ છે, 77 નહીં. આઈબીપીનો નેપિયન્સ રોડ પર એટલો પેટ્રોલ પંપ, એટલા એના ડિપો, કલકત્તામાં એટલા ડિપો બ્રિટિશ ઇન્ડિયન ટાઈમમાં, દિલ્હીમાં એટલા ડિપો, મદ્રાસમાં એટલા ડિપો, જયપુરમાં એટલા ડિપો. આ કંપનીની વેલ્યુએશન કરે ગોડાઉન્સની બધી તો આ ₹1500 માલ છે. આ ले ले, पेट भरीने ले ले, मारे कहवाते. मैंने 2-3 हज़ार शेयर लिए उनके, ज़्यादा कहने से. पैसा भी नहीं था इतना, पर ले लिए मैंने. पर वही दादाजी की ऑफिस में जो लोग बैठते थे ना, दादाजी कहते थे ये सब सटवा किए लोग बैठे हैं, इनसे कभी बात मत कांटेक्ट रखना ज़्यादा, तुम नहीं कमा पाएगा तुम. लेकिन आने जाने के कारण मेरे का उनसे दोस्ती हो गई, संपर्क हो गया, आते जाते दुआ सलाम करते थे, उनसे मिल भी लेते थे. तो आईबीपी का 140-50 का भाव हुआ तो मैंने वो माल बेच दिया. तो डबल हो रहा है, बेचो फिर ले लेंगे, नीचे आएगा तो. शेयर बाजार में हर चीज़ मिलती है, सब लोग मुझे ये कहने लग गए. मैंने बेच दिए. दादाजी को जब पता लगा कि मैंने बेच दिए तो उनका मुंह बिगड़ा, धत ये क्या किया तुम. ताज्जुब करेंगे, विद इन 6 मंथ्स क्या हुआ. उस समय भारत का पेट्रोलियम मंत्री राम नायक थे. उन्होंने आईबीपी को डिसइन्वेस्टमेंट के लिए निकाला, प्राइवेटाइज के लिए डिसइन्वेस्टमेंट को बेच रही है गवर्नमेंट, बेच रही है. सबसे बिड मंगवाई तो कैस्ट्रॉल की बिड शायद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आई थी, 700-800 के. राम नायक ने ये प्रिंसिपल बनाया, आईओसी को, बीपीसीएल सबको बुलाया और कहा कि भाई ऐसी बिड करो तुम लोग कि ये बाहर की विदेशी कंपनियां ना ले जाए, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है. तो हकीकत में ₹1500 की बिड करवाई आईओसी से, और 1500 की बिड में आईओसी आईबीपी को ले गया. अब दादाजी ने कहा था 1 साल पहले, तद्दन बोगस भाव से, 1 साल या 8 महीने पहले 1500 माल से, और आईबीपी 1500 में बिका. इसको हम बाइबल नहीं कहते तो क्या, ही वॉज बाइबल ऑफ स्टॉक मार्केट. आज मेरे वो मैं तो ये कहूँगा कि भाई क्या कहूँ मैं, उनके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है, मतलब वो नहीं है आज दुनिया में, लेकिन मेरे तो वो बिग बॉस हो गए. फिर उसके बाद जब आपका पोर्टफोलियो दादाजी ने बना दिया था, उसके बाद आपने क्या किया वो पोर्टफोलियो के साथ? उनके वर्ड्स क्या थे कि मारी सलाह माने तो तू आ पोर्टफोलियो वेचतो नहीं, आ थारी ओल्ड एजनी बोनस बनी जશે, पेंशन बनी जશે. एक बात ધ્યાનમાં રાખજે કે હું તને શેર જે અપાયા છે બહુ વધશે, पर जे माणस रोजनी नफा जोईने रोजनी ले वेच करे, ये ख्याल राखजे, मारी बात लखी लेजे, जे माणस रोजने ले वेच करे एने घरमांथी नारियल निकली जाए ने बैंगन घुसी जाए. मतलब अब मैंने उनको पूछा क्या मतलब, के मतलब ये होता है कि आदमी जिस शेयर खरीदता है जिसमें लॉस होता है ना, लॉस बुक करने की नेचर नहीं होती है, लेकिन जिसमें नफा मिलता होता है वो बेच लेता है. तो बोले इसका लॉस मैं इसमें कवर कर लूँगा, मेरी मनी तो इन्वेस्टमेंट तो वहीं का वहीं रह गया, वो नफ़े वाली चीज़ बेच देता है, घाटे वाली चीज़ घर में रह जाती है, क्योंकि उसमें नुकसान हो रहा है. अब वो नुकसान हो रहा है उसके फंडामेंटल्स के कारण, वो और नीचे चला जाता है, अच्छी चीज़ और ऊपर बढ़ जाती है. तो एक दिन ऐसा आता है कि ज़्यादा ले बेच करने से नारियल निकल ही जाता है, जो अच्छी चीज़ है वो नारियल हो गया उनके हिसाब से, और जो बैंगन है वो हल्की चीज़ है वो घर में रह गई. एक दिन एवो आवशे कि नारियल निकली जाए ने बैंगन घुसी जाए. એટલે રોજની લે વેચ કરતો નહીં, તું 3% रियल इन्वेस्टर बनीने रहजे, सारी कंपनियों शोधतो रहे. और उन्होंने यहाँ तक बताया कि भाई जब भाव बहुत बढ़ जाते हैं तो थोड़ा माल बेच दो. शेयर बाजार ऐसा होता है, एक समय ऐसा आता है शेयर बाजार में कि ₹1 माल 2 आनी થઈ જાય છે, ये उनके वर्ड थे. ₹1 का माल 2 आनी जैसा हो जाता है, 10 पैसा 12-15 पैसा हो जाता है. और एक समय ऐसा आता है वो 15 पैसे वाला माल भी ₹1 हो जाता है. उस समय में उन्होंने कहा दिमाग को स्थिर रखना. एवो समय बहुत तेजी मंदी आ तूफानी लोगों करे, हेज फंडो वगैरह, थारो मगज स्थिर राखजे અને જજમેન્ટ લેતો રહેજે કે આ 15 પૈસાનો માલ ₹2 થઈ ગયો છે અને વેચો, થોડો ઘણામાં નફો બુક કરીને આવી જાઓ ઘરે. અને આ જ્યારે બજાર પાણી થઈ જાય ત્યારે જોવાનો કે આ ₹1 માલ 10 પૈસામાં મળે જ છે. આ કંપની કંઈ જવાની નથી ભાઈ, અને હમણાં માર્કેટને ફોર્સને લીધે 10 पैसाમાં મળે છે, લઈ ले. कोविड में भी यही हुआ था. कोविड में भी यही हुआ था. HDFC बैंक ₹700, ₹750 आ गया था. अभी 1500 है ना, अभी 1600 का भाव.
सारी चीज़ ऐसे हो गई थी, हर चीज़ ऐसी मिल रही थी। वो दादाजी के कारण से मैंने कोविड में ऐसा काम किया, फिर भी मेरे को नुकसान हुआ क्योंकि मैंने फ्यूचर में काम बहुत बड़ा किया था। सो बिफोर कोविड आपका पोर्टफोलियो कैसा था और कोविड का इम्पैक्ट क्या है आपके पोर्टफोलियो? बिफोर कोविड में पोर्टफोलियो को का जो मेरा स्ट्रक्चर था उसकी बात मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जब स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्वमेंट होता है तो जो म्यूचुअल फंड वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जिनका बिजनेस होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, वो लोग कांटेक्ट भी करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हमको दो, मैनेज करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे बात करते करते यहाँ मेहता फिन पार्क वाले इन्वेस्टर हैं, उन लोगों पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, उनका कॉन्टैक्ट हुआ, उनके थ्रू मेरा कॉन्टैक्ट सुंदरम म्यूचुअल फंड वालों से हुआ। तो सुनील सुब्रमण्यम जो भी आते हैं उनसे मेरा डिस्कशन हुआ था यहाँ पे सूरत में। उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा और देख के ये कहा कि ऐसा पोर्टफोलियो मैंने आज तक नहीं देखा जो जिसने अपने आप में बनाया। बहुत ही डिसेंट पोर्टफोलियो है, ये आपको निहाल कर देगा, वेल्थ क्रिएटर बन जाएगा। फिर बाद में मैंने उनको ये दिखाने के बाद मैंने अपना फ्यूचर्स में जो मैंने पोजीशन खड़ी की थी, L&T, सीमेंस, HDFC बैंक, इस तरह के जो मेरे पास शेयर्स थे, अल्ट्राटेक, चार पांच छह कंपनियों में मेरी, कोटक बैंक, इन 5-6 कंपनियों में मेरी बहुत बड़ी होल्डिंग थी। उन्होंने फ्यूचर्स देख के चमक गए, वो ये क्या किया आपने, इस पोर्टफोलियो के साथ फ्यूचर को क्यों जोड़ दिया आपने, क्या जरूरत है आपको देखने की? इतना अच्छे फ्यूचर्स थे आपके? हाँ, यही थे। HDFC बैंक था, सीमेंस था, L&T था, कोटक महिंद्रा बैंक था, अल्ट्राटेक सीमेंस, जिनको हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनियां कहते हैं। फ्यूचर्स भी मैंने उसी में खड़ा किया था। उसको थोड़ा ग्रीड कह लो कि भाई ठीक है, मेरा पैसा लगता नहीं है, मेरा सिक्योरिटी कोलेटरल में चली जाती है, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपोजर बाजार में होगा तो ज़्यादा पैसा कमा लूंगा। तो आपने कोई लोन लिया था क्या ये फ्यूचर का? अब क्या होता है कि इसको मैंने मेंटेन कर रहा था, साल भर से मेंटेन कर रहा था मैं, तो कभी भी जब इनसे मुझे मार्केट टू मार्केट गेन मिलता तो मैं मेरी इक्विटीज में कन्वर्ट कर देता। जैसे मैंने डिक्सॉन ले लिए थे, धीरे धीरे मेरे पास 500 डिक्सॉन हो गए थे। और जब कभी बाजार गिरता तो M2M लॉस मार्जिन का था, उस दिन मैं बैंक से लोन लेके वो दे देता कि मुझे इन्वेस्टमेंट तो रखना ही है। जो लॉस होता है फ्यूचर्स में वो मैं बैंक से लोन लेके पूरा कर देता। और जिस दिन क्रेडिट आता उस दिन मैं नई शेयर खरीद लेता। HDFC बैंक जैसे मेरे पास 2000 ही थे, मैंने 4000 कर लिए, M2M गेन आया था मार्केट टू मार्केट। ऐसे डिक्सॉन मैंने 500 शेयर कर लिए, 100 शेयर के। तो मेरे को लगा बाजार में पोर्टफोलियो बना है, बढ़ रहा है, शेयर में कमाए, शेयर में रखना है अपने को तो पैसा, तो मैं पोर्टफोलियो बढ़ाता गया। सामने मेरा बैंक लोन, जिस दिन मार्केट M-कैप नीचे आता, बाजार गिरता भी है, तब M2M मार्जिन में नेगेटिव आ जाता है फ्यूचर में, तो वो मैं बैंक लोन से कर देता पूरा। लेकिन कॉन्फिडेंस था इसलिए मैं करता गया। लेकिन ये कोविड को मैंने फेस कैसे किया उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। एक तो दादाजी की कोचिंग, दूसरा गाइडेंस क्या थी कि मैंने हर्षद मेहता का स्कैम देखा, उसके बाद मैंने सत्यम का Y2K का सत्यम का स्कैम देखा, मैंने सिक्योरिटी स्कैम देखा, मैंने इराक और अमेरिका के वॉर देखी, ट्विन टावर्स टेररिस्ट अटैक अमेरिका के ब्लास्ट होते हुए देखे। ये सारे ऐसे कारण थे। सिक्योरिटी स्कैम लेमन ब्रदर्स वाला देखा अमेरिका का, उसके बाद मैंने जापान का सुनामी देखा, कारगिल वार देखी। तो इन सब के समय बाजार बहुत बुरी तरह गिरे थे और लास्ट में कोविड के कारण तो पूरी ह्यूमैनिटी इन डेंजर हो गई, पूरी सारी दुनिया में कोलैप्स आ गया था। लेकिन फिर भी मेरे मन अंदर से हिला नहीं। रीज़न क्या था? एक तो ये दादाजी की कोचिंग, दूसरा आज से 5-6 साल पहले मैंने पीयूष पटेल की 3 सेशन अटेंड किए। उन्होंने जब फंडामेंटल स्टॉक मार्केट को कैसे देखना चाहिए वो बताया ना, आज के ज़माने में, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को कैसे देखना चाहिए वो देखा, स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करने के समय में क्या क्या और देखना है, कैसे स्टडी करनी है, वो देखा। जब मैंने उनसे समझा ना तो मुझे लगा पीयूष पटेल पहले आदमी है जो आरवाड़ी वाला के बच्चू भाई से मिलते जुलते थॉट वाले, दादाजी जैसे थॉट्स बहुत सिमिलर थे। काफ़ी मेरी उनसे बातचीत हुई। वो टेक्निकल पे ज़्यादा रहते थे तो मैंने उनको दादाजी के साथ फंडामेंटल की बातें की। उनके मेरे दादाजी तो मुझे ये सिखा के गए, फंडामेंटल को छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो आप बता रहे थे पीयूष सर के बारे में। हाँ, उनसे जब डिस्कशन हुआ मेरे 3 सेशन में तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें जो इतने सालों के गैप के बाद दादाजी के थॉट की निकल गई थी वो वापस रिवाइव हो गई। उनके विचार दादाजी के हिसाब से बहुत मिलते थे, लेकिन उनका टेक्निकल बेस बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने डिस्कशन करके उनको दादाजी के साथ जो फंडामेंटल्स की चर्चा मेरी होती थी वो बताया।
तो वो भी मान गए इस बात को कि नहीं बात सही है, तो दोनों का हमारा जजमेंट एकदम एक ट्रैक पे आ गया। लेकिन ये बात समझ में आ गई थी कि अपने वैल्यू पे मान लो और अपने एक वैल्यू के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकलो, तो तुम्हारी धीरे धीरे वेल्थ बड़ी क्रिएट हो। ऐसा नहीं होता कि कभी बेचो ही मत, कभी बेचना भी पड़ता है तो क्वांटिटी कम बेचो, कैश करते हो। ये जो सिद्धांत उन्होंने बताया वो वेल्थ क्रिएटर बन गया, मैंने उसी को फॉलो किया। आज के दिन भी मैं वही प्रिंसिपल देखता हूँ जो दोनों तीनों जगह से मुझे सीखने को मिला है। कोविड के समय मेरा पूरा पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ फ्यूचर्स एक्सपोजर बिल्कुल वॉश आउट हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं गया मेरा इक्विटी मार्केट से। कोई बात नहीं, मेरी मिस्टेक थी, मेरे को इतना बड़ी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी। फ्यूचर में आई विल टेक केयर ऑफ इट। रहना स्टॉक मार्केट में, इसने मेरी इतनी वेल्थ बनाई है तो आगे भी बनाएगा। तो 25% जैसी मेरी वेल्थ रह गई थी, अगेन मैंने रीबिल्ड करना पोर्टफोलियो शुरू किया दादाजी के हिसाब से, जो उनके हिसाब से चला। रुपए का माल दुकान में मिलता है वो लोग नहीं मिलता, और वैसे मैंने आइडेंटिफाई किया मेरे पोर्टफोलियो में एड ऑन करता गया। हाँ, बैंक लोन भी मेरा उस समय, मैंने जब कोविड को से निकला लॉस में, एफएनओ के लॉस में, तो बैंक लोन भी मैंने 80% पे कर दिया। बचे हुए माल से मैंने ट्रेड करना शुरू किया, अच्छी चीजें लेके अच्छे कोविड के बाद रिकवरी बहुत फास्ट आई, ऐसी फास्ट आई तो मेरे को चांस मिला कि मैं एक अच्छी वैल्यू का कोई माल बेच सकूं। तो डिसीजन मुझे क्या लेना था कोविड में कि मुझे एफओ का लॉस बढ़ना तो क्या बेचूं। ठंडे दिमाग से सोचा, 2 मिनट 15 मिनट सोचा कि भी कोविड के कारण, ये पेंडेमिक के कारण ये सारी प्रॉब्लम आई है, बाजार गिर गए, कोविड एक बीमारी है तो फार्मा शेयर चलने चाहिए। तो मैंने फार्मा का पोर्टफोलियो इंटर कर दिया, बाकी सारा माल बेच के बैंक की लायबिलिटीज पूरी कर, मार्केट की लायबिलिटीज पूरी कर, और वो लकीली वो भी फार्मा शेयर चले। जो मेरा 5-5500 का एबॉट है वो 17-18 हज़ार हो गया, जो 4042 का सनोफी लिया था वो 8000 हो गया, जो मेरा 1800-1700 में एस्ट्राजेनेका लिया था वो 4000 हो गया, जो मैंने फाइजर लिए थे 2200-2400 के रेंज में अच्छी क्वांटिटी थी, वो मेरे 5000 हो गए। लेकिन कोविड ने मुझे एक ऐसा लेसन दे दिया कि तुम अब ये गलती दोबारा मत करना। वेल्थ क्रिएट करने का जो कीमिया नुस्खा है वो तेरे पास इनबिल्ट है, दादाजी और तेरे को सिखा के गए, उन पे कायम रहे तो तेरा काम हो जाएगा। सचमुच में हुई, मेरा बेसिक इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो 100% रिकवरी हो चुकी। I am performer with the Nifty, or I can say I am out performer with the Nifty. निफ्टी से ज्यादा रिटर्न है आज मेरे पोर्टफोलियो में। बेस वैल्यू यदि निफ्टी के लेते हैं 7500, तो कोविड के दिन जो मेरी एनएवी आ गई थी उस निफ्टी अगर 15000 डबल हुआ है तो मेरा पोर्टफोलियो उस दिन के बेस वैल्यू से डबल से ज्यादा। और आई एम अगेन होपफुल कि जो चीजें मेरे पास है वो यहाँ से और डबल 3 गुनी होने। हाँ, इसका कारण एक और है, इस अनुभव ने, दादाजी के अनुभव ने और पीयूष भाई के दोनों के कॉम्बिनेशन ने ऐसी, और इतना बाजार के अंदर इन डेप्थ इन्वॉल्वमेंट के कारण मेरी ऐसी नेचर बन गई है कि टेक्निकली मुझे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी शेयर के मूवमेंट से मुझे पता लग जाता है कि ये शेयर किधर जाने वाला है। वॉल्यूम के साथ जब देखता हूँ, मैं उसको कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास दिमाग में ऑटोमेटिक उसकी कैलकुलेशन आ जाती है कि इसमें बाइंग हो रही है, इसमें सेलिंग हो रही है, अपने आप ऑटोमेटिक इनबिल्ट हो गया मेरा ये। और साथ में मुझे ये भी पता लग जाता है खाली मार्केट के प्लेइंग से कि अभी क्या सेक्टोरियल चेंज आ रहा है। तो जो मैंने फार्मा में चेंजिंग की थी, उसमें फार्मा रख के बाकी सब बेचा था। जो ही निफ्टी ऊपर आने लगा, 85 को निफ्टी ने क्रॉस किया, 9000 पे पहुंचा, इमीडिएटली मैंने फार्मा धीरे धीरे ऊपर के लेवल में 5000 का लेवल पे आके मैंने फाइजर भी बेचे, सारे बेचे, और मैंने फाइनेंशियल एचडीएफसी बैंक वगैरह फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर लेनी शुरू कर दी। अब जब ये ऊपर गए, अभी मैंने तो इनमें थोड़ा पार्टली प्रॉफिट भी किया, मैं डिजिटल में आया, क्योंकि कोविड में वर्क फ्रॉम होम देखा मैंने। वर्क फ्रॉम होते ही मतलब डिजिटल लाइमलाइट में आएंगे, सब काम डिजिटल से होने वाला है। तो अगेन मैं शिफ्टेड माय पोर्टफोलियो, 40% ऑफ माय पोर्टफोलियो इज डिजिटल, 40-50%। मैं अभी भी कहता हूँ सबको कि स्टॉक मार्केट जैसा वेल्थ क्रिएटर कोई भी नहीं है। दादाजी वाज 100% राइट। अगर
क्रिश्चियन लोग बाइबल को मानते हैं, तो मैं कहता हूँ कि दादाजी वाज द बाइबल ऑफ स्टॉक मार्केट। आप उनको समझो, उनको सीखो। इंडिपेंडेंट फ्री माइंड से एनालिसिस करना किसी को सीखना है तो पीयूष भाई पटेल के एनालिसिस के सिस्टम को समझो। और उसके बाद आपको अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो आप ऐसे बन के रहो कि इससे बड़ा वेल्थ क्रिएटर दुनिया में कोई भी सेक्टर नहीं है। ये मैंने अपने 25 साल के अनुभव से कहा है। आई डू नॉट हैव एनी एफडी ऑफ सिंगल पैसा। मेरे पास कोई भी सिंगल किसी के पास ब्याज पे पैसा रखा हुआ नहीं है। कोई रियल एस्टेट नहीं है मेरे पास इन्वेस्टमेंट की। एक मेरा अपना घर है रहने के लिए, और इसके अलावा कोई मेरे पास गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है, म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इवन मेरे पास मेडिक्लेम भी नहीं है। जो कुछ मेरा इन्वेस्टमेंट है केवल इक्विटी शेयर्स में है, और उससे मैंने बहुत आराम से और लेविश खर्चे के साथ मैं अपना खर्चा निकाल रहा हूँ और स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, इवन फेसिंग ह्यूज लॉसेज बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स आई हैव डन इन द स्टॉक मार्केट। फिर भी मेरे लिए आज भी वेल्थ क्रिएटर और इतना अच्छा है कि एनी टाइम मनी, आज का पैसा चाहिए बटन दबाओ कल चेक आ जाएगा। शायद किसी भी मार्केट में किसी भी सेक्टर में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। सो अगर अब कल किसी को स्टॉक मार्केट में आना हो तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको स्टॉक मार्केट के अंदर इस कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए कि मैं वेल्थ क्रिएट करूंगा ही। कैसे करूंगा? आप एनएससी की साइट पे सब चीज़ मिलती है। कंपनी की स्टडी करो, 15 साल की 20 साल का डाटा लो, उसके ईयरली सेल्स ग्रोथ 15 साल की CAGR क्या रही है वो देखो, उसका प्रॉफिट ग्रोथ का परसेंट क्या रहा है, ROC किस तरह से बढ़ रहा है, उसका ROE कितना बढ़ रहा है, कैश फ्लो उसका कैसे जनरेट हो रहा है। ये सब चीज़ें आप देखोगे तो आपको उसको कंपनी की वैल्यूएशन समझ में आ जाएगी। सो उसके लिए उसे कोई कोर्स करना चाहिए या उसके लिए बैचलर्स या कोई डिग्री करनी चाहिए, या किस तरह से करना चाहिए? या कोई समझो कि मैं हूँ नहीं स्टॉक मार्केट में, मेरा है डायमंड का बिजनेस और मुझे करना है कि मैं प्रॉफिट्स कमा के स्टॉक मार्केट में डाल सकूँ और लॉन्ग टर्म में भी वेल्थ क्रिएट कर सकूँ, क्योंकि मेरा वो बिजनेस नहीं है स्टॉक मार्केट। तो क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट में? ऑफ कोर्स करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, नहीं करना ही चाहिए अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो। लेकिन दो तरीके हैं। आपको अपनी स्टडी पे भरोसा नहीं है, आप टाइम ही नहीं दे सकते, तो फिर म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि आप अगर इस तरह से एनालिटिकल अप्रोच से लेके खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत पीछे रह जाएगा, आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तरीका एक ही है, कोई साइड वे नहीं निकलता है कि आप अच्छे फंडामेंटल के अपने देखो। जस्ट दादाजी ने कहा मैनेजमेंट को देखो, उसकी कार्य पद्धति देखो, प्रोडक्ट देखो, उसका फ्यूचर, उसका ग्रोथ प्लान क्या है वो देखो, और उसकी ग्रोथ रेट देखो कि किस ग्रोथ रेट से वो कंपनी बढ़ रही है। अगर वो सही हो आज तो कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, NSE के साइट पे सब चीज़ मिल जाती है। तो कहीं कोई म्यूचुअल फंड के पास भी जाने की जरूरत नहीं। आपको खुद को परख होनी चाहिए, खाली इतनी सी कि ये कंपनी किस सेक्टर में है और इस सेक्टर का अभी कैसा माहौल चल रहा है। या लार्ज कैप कंपनीज लेके रखते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा भी नहीं है। आप लार्ज कैप और स्मॉल कैप कुछ भी नहीं होता है। आप तो उसकी 15 साल की CAGR ग्रोथ देखो। स्मॉल कैप भी लार्ज कैप बन जाती है, लार्ज कैप बहुत बड़ी बन जाती है। मुझे पता है, मेरे को 1370 में दादाजी ने MRF दिलाई थी 100 शेयर। 90,000 आज तो 90,000 के भाव हो गया। ठीक है, मैं दादाजी की बात को 100% उस समय दिमाग में नहीं आता, क्योंकि पैसा खो दिया था। अब इतना नफा मिल रहा है इसलिए घर पे ले आओ, इतना तो लाओ, नफा पता नहीं नीचे आ जाएगा, 4 गुना तो हो चुका है, 1300 का 5000 हो गया है, क्या मिलेगा, एक बार तो बेच लो। वो एक बार तो बेच लेने में वही हो गया कि नारियल निकल गया, बैंगन घुसे। मेरे घर से तो गया MRF में वापस नहीं ले पाया। तो इसलिए कब मैं MRF नहीं बेचता, यदि मैं उसको Q&Q उसका रिजल्ट देखता रहता, कंपनी की ग्रोथ देखता रहता, रेट देखता रहता, तो मेरे को समझ में आ जाता कि MRF बेचने जैसा नहीं। तो इतना ध्यान तो देखना पड़ेगा। वो सिर्फ रोज का यदि कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो अपने पोर्टफोलियो के लिए रोज का उसको 20-25 मिनट और चाहिए देखने को, आधे घंटा बस। पर्टिकुलरली कब? जब उसके Q&Q रिजल्ट आते हैं तब नेट पे देख लो, आप दोनों रिजल्ट कंपेयर कर लो, लास्ट क्वार्टर में क्या था, ईयरली Q&Q में क्या था, इस बार क्या दिया है, आपको सब पता लगे। उन्हें खाली थोड़ा बहुत एनालिसिस बिगिनिंग में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे
और फिर बाद में उन्हें खाली Q&Q Follow करना है, देखने, हाँ, हर 3 हाँ। महीने रिजल्ट्स चेक हाँ, करने। ये सबसे इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट की कौन कॉल क्या है उसकी Q&Q के रिजल्ट के बाद उसकी हाईलाइट्स आपको हर जगह मिल जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो क्या कमिटमेंट कर रहा है। हम 15% से ग्रोथ करेंगे, इस बार हम 12% से ग्रोथ करेंगे, बस आपको आइडिया लग जाएगी। सो आपको क्या लगता है इंडियन स्टॉक मार्केट कहाँ हेड कर रहा है या इंडियन स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा अब ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन? ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में अब जो इंडियन मार्केट जिस ट्रैक पे आया है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए आई है, दे आर फैंटास्टिक, नेवर बिफोर इन द इंडियन हिस्ट्री, 70 इयर्स की हिस्ट्री में भी नहीं थी। अभी तक हम ग्लोबल फोर्सेस के सामने चुपचाप बैठ जाते थे। वर्ल्ड बैंक के IMF का हमको मिलता 3% से ज़्यादा डेफिसिट नहीं होना चाहिए, CAD नहीं होना चाहिए, उस प्रेशर में हम काम करते थे। और फिर उसके बाद जो हमारा लोकल करप्शन है, एक तो पहले 3% के कारण लिमिट आ गई थी, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बड़ा होता ही नहीं था, जो होता था वो करप्शन में चला जाता था। उसके बाद भी हमने इतना ग्रो किया है, तो सी द पोटेंशियलिटी ऑफ द इंडियन मार्केट। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि वी आर द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट एनर्जेटिक पीपल जो यंग एज में होता है, वी आर फ्रॉम दैट सेक्शन। और अगर यूएस में $30 पर डे की यदि मिनिमम लेबर है, तो आप 130 करोड़ इंडियन की 130 पर $30 से कैलकुलेट करो कि ह्यूमन रिसोर्सेज की वेल्थ कितनी है हमारे पास, ट्रिमेंडस। और हर कंट्री ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया। 70 साल की एवरेज वाले जापान समझ गया कि अब हमको आगे इंडियन की जरूरत पड़ेगी काम के लिए। ये चीज यूरोप ने फील की। और थोड़ा रिकॉर्ड तो देखो कैसे इंडिया ने ग्रोथ की है, इतने सारे पुराने स्कैम्स को देखने के बाद, इतने सारे इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ, ग्लोबल प्रेशर्स के साथ, निफ्टी ने लिस्टिंग के बाद से आज तक जो 90 से लिस्टेड गिना जाता है, वैसे 95 से हुआ था, लेकिन 90 से लिस्टेड हुआ है बैक उसकी वो कैलकुलेशन के कारण। तो 279 में निफ्टी लिस्टेड हुआ था, 279 सेंसेक्स के 289 सेंसेक्स के सामने 100 निफ्टी, मतलब 2.85 निफ्टी सेंसेक्स वर्सेस 1 निफ्टी हो गया एवरेज रेशियो। आज निफ्टी 14,000 15,000 हो रहा है। मैंने अभी ये कैलकुलेशन किया था कि 14,200 निफ्टी था उस समय, कि हमने 13.7% CAGR से ग्रोथ किया निफ्टी ने 30 साल के अंदर। 30 साल का किसी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एनालिसिस करते हैं ना, वो बहुत साउंड कैलकुलेशन पे ले जाता है। 5-7 साल का नहीं किया है हमने कि लास्ट 5 ईयर का कर लिया, लास्ट 6 ईयर का कर लिया। 30 साल में निफ्टी ने 13.7% से CAGR से ग्रोथ की। अगर ऐसा करता है तो वो इसी CAGR से वो 2030 तक कहाँ जाएगा? निफ्टी खुद 40,000 50,000 को क्रॉस कर सकता है। तो उसके सामने अगर स्टॉक्स लेते स्पेसिफिक स्टॉक्स, तो वो तो कहाँ जाएंगे? एस्ट्रोनॉमिकल गेन होने वाला है। मैं अभी भी कहता हूँ रियल इन्वेस्टर्स लोगों को कि आप अभी आपके लिए गोल्डन टाइम है इन्वेस्ट करने का, वेल्थ क्रिएट करने का, लेकिन सब्जेक्ट को अच्छी चीज लो, अच्छे मैनेजमेंट को परचेज करो आप। जस्ट लाइक हम कहते हैं कि अमेरिका क्या करता है, जो IIT में गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है वो उसको औने पौने दामों में ले जाता है अमेरिका। चल तेरे को साल का 2 करोड़ देंगे, आ जा तू अमेरिका, 1 करोड़ देंगे, आ जा तू। इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट IIT का, what they are doing, they are purchasing the human brain in fantastic price. So you purchase the best corporate in your own, जितना आता है। आज आपको यदि 3,000 में TCS मिला तो 3,000 रुपये खर्चना है तो एक शेयर लो ना, पर गो फॉर TCS। ऐसी कंपनी है, ऐसी बढ़िया कंपनी है, गो फॉर इन्फोसिस, गो फॉर सीमेंस। जॉर्ड इंजीनियर्स ऐसा नहीं जो मैंने ले ली थी और दादाजी ने बिकवा दी थी, ऐसी नहीं। हाँ, वो तेजी चलती है तब सूखे पत्ते भी हवा में उड़ते हैं, तो वो छोटी कंपनियां खूब ऊपर उड़ेगी, हमको अट्रैक्टिव लगेगी और हम उसके ऊपर लियोड होके चले जाते हैं, फंस जाते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, नेवर नेवर नेवर। पैसा लगाया है हमने, उसका रिटर्न चाहिए हमको, एजुकेशन ली है हमने। ये चीज जो कॉन्फिडेंस दादाजी ने दिया या पीयूष भाई के साथ देखा, मैंने देखा, अब मैं किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को पूछता नहीं। टीवी मेरा मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो चलाता नहीं कि टीवी वाले क्या कह रहे हैं, मेरी कंपनी क्या कर रही है मुझे वही ध्यान रखना, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ता रहता।
नेट पे उनकी उस कंपनी की सर्च करता रहता हूँ और मैं मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। दिस इज द रीजन कि कोविड के बाद मैंने निफ्टी को भी बीट किया है। सो आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया में सबसे बूमिंग या सबसे अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी है? पहली तो डिजिटल इंडस्ट्री, सेकंड इज फार्मा एंड थर्ड इज सेकंड इज आईटी एंड थर्ड इज फार्मा। कोविड का वैक्सीन इंडिया ने देके बता दिया कि फार्मा में इंडिया क्या कर सकता है और पूरी ग्लोबल लेवल पे डिजिटल वर्क फ्रॉम होम में इंडिया ने बता दिया कि हम इंडियंस क्या कर सकते हैं, कैसी सर्विस दे सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। पूरे यूएस में आज इंडियन आईटी तो है, यूरोप में इंडियन आईटीशियन ही तो है, सारे के सारे आईटी वाले ही तो हैं, जापान में वही तो सब कर रहे हैं। तो ये जो चीज वर्क फ्रॉम होम से बनी है और डिजिटल गया है, मेरे को बहुत बड़ी तेजी लग रही है आईटी में, फार्मा में, इसमें डिजिटल में और फार्मा, बहुत बड़ी तेजी बात। हम भूल जाएंगे, हम 2000 Y2K की 2000 की तेजी को हम भूल जाएंगे कि जब आईटी इंडेक्स लिस्ट हुआ था उससे 2000 के तक बढ़ा था तो 14,000% गेन दिया था। शायद इस बार हम उस गेन को भी भूल जाएंगे, आईटी ऐसे जाने वाला है। इतना ज्यादा, मोर देन 14,000% रिटर्न ये होने वाला है। आप इंटेलिजेंसिया को, ब्रेन को नहीं रोक सकते ग्रोथ के लिए, चाहे जैसे पंटर आ जाए ना, पंटर डूब जाएंगे यदि ज्यादा मगजमारी करेंगे तो। ऐसा नहीं होता है, कोई भी नहीं करता है, सब समझदार होते हैं। मैं तो सट्टा की लैंग्वेज में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। सबको पता है कि ये हिस्ट्री इंडिया की होने वाली है, इंडिया विल ग्रो लाइक एनीथिंग। और इस बजट में जो उन्होंने 9.5% का CAD का दिया है ना, एक्सपेंडिचर ना बढ़ा रहे हैं उन्होंने, एक तरह से वर्ल्ड बैंक की सारी पॉलिसी को खत्म कर दिया। मत डालो प्रेशर, हम नहीं सुनने वाले आपकी, 9.5% हम तो ग्रो करेंगे। ये कॉन्फिडेंस है इंडिया का, इंडिया विल ब्लास्ट, 100% इंडिया विल ब्लास्ट। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि हमने नोट नहीं छापे, तो इन्फ्लेशन हमको प्रेशर नहीं करेगा, तो ग्रोथ हमारी टैलेंटेड है। तो कहां जाएंगे हम? सेकंड बेनिफिट मिल गया हमको चाइना के एपिसोड का। कोविड के कारण चाइना ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया, तो पूरी दुनिया का जो इंडिया के फेवर में सेंटीमेंट रहा है, तो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसीलिए कि भी अगर हमको ग्रोथ करनी है तो इंडियंस का सपोर्ट लेना पड़ेगा, इंडिया का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और इंडिया ने दिखा दिया, किसी कंट्री ने आज तक इतने वैक्सीन चैरिटी में नहीं दिए जो इंडिया दे रहा है ग्लोबल कंट्रीज को। मोर देन 100 कंट्रीज इंडिया ने वैक्सीन दिए हैं। दिस शोज द कैरेक्टर ऑफ आवर नेशन, जो शायद किसी कंट्री में नहीं। दैट इज व्हाई आई फील आई एम इंडियन, और 10 साल के बाद हर इंडियन को ये फील होगा कि आई एम इंडियन। सो आपको क्या लगता है, डॉलर का जो प्राइस है इंडियन रुपी के सामने, तो वो कम होगा या वो कैसे रहेगा, उसका क्या इम्पैक्ट? इट इज वेरी डिफिकल्ट, पर डॉलर वीक तो हो ही रहा है, अभी पता नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने 34% लिक्विड करेंसी केवल इस 20 में प्रिंट की है। टोटल फ्लोटिंग करेंसी का 34% डॉलर ने किया है, तो अमेरिकन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डेंट तो लगाएगा। और डॉलर के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो ग्लोबल करेंसी, किसी भी कंट्री की 2%, 3%, 5%, 10% GDP की ग्रोथ होती है तो उसका ट्रेड एंड कॉमर्स का साइज बढ़ता है, और ट्रेड एंड कॉमर्स का साइज बढ़ता है तो उसका पेमेंट सिस्टम डॉलर से ही होता है, डॉलर ही चाहिए। तो हर कंपनी की चेस्ट में डॉलर आता ही बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो डॉलर जो एक्स्ट्रा प्रिंट करता है वो जो भी वो कंज्यूम हो जाता है। अदर कंट्रीज के साथ ऐसा नहीं है, चाइना का युवान ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, चाहे ईरान का हो चाहे चाइना का हो। ठीक है, टू सम एक्सटेंट जापान का येन चलता है, टू सम एक्सटेंट जर्मनी का मार्क चलता है, ब्रिटिश पाउंड थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन देखो हमने यूरो बनाया उन्होंने डॉलर के अगेंस्ट में, नहीं चल पाया, पूरा यूरोप मिलके भी डॉलर को बीट नहीं कर पाए। इसलिए डॉलर को हमको थोड़ा अलग से तरीके से देखना पड़ेगा। पूरी दुनिया में हवा मचा रहे हैं, डॉलर गया डॉलर गया डॉलर गया, और डॉलर जा नहीं रहा है। दिस इज द रीजन, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक डॉलर की स्ट्रेंथ को।
और आपको एक कमेंट्स याद होगा जब अभी डॉलर की इतनी प्रिंटिंग हुई, वॉरेन बुफेट को किसी ने कहा था पूरा ग्लोबल कोलैप्स हो रहा है, उसने एविएशन के शेयर भी बेचे थे वॉरेन बुफेट ने। तब उसको पूछा कि आप क्यों बेच रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम लग गई यूएस इकोनॉमी? बोले नो, आई बिलीव इन यूएस इकोनॉमी। ओके, टू कंक्लूड, आप क्या बोलना चाहते हो यंग जनरेशन को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे या जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, उनको कि वो कैसे कुछ अमाउंट या कुछ स्टॉक मार्केट में? मेरा एक ही बात कहना है, ठीक है, लोगों को लगेगा कि मैं हार्डकोर इक्विटी इन्वेस्टर हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस जो 25 साल का मुझे ये बता रहा है कि आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, गोल्ड लीजिए कोई बात नहीं, रेंटल प्रॉपर्टी लीजिए कोई बात नहीं, आप गवर्नमेंट में पीपीएफ में फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालिए कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज गुड ओनली। लेकिन साथ में आपको इक्विटी मार्केट के अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। आपको खुद को 5 से 10 साल में लगेगा कि अगर मैंने सारा ही पैसा इक्विटी मार्केट में डाल दिया होता तो कितना अच्छा रहता। हमेशा से मैंने देखा है, अपनी हिस्ट्री उठा के देखी है, स्टॉक मार्केट का इक्विटी का रिटर्न हमेशा हर एक सेक्टर से बेटर था। अगर वो बेटर नहीं होता तो केवल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके वॉरेन बफेट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनता। ठीक है, मान लो एप्पल है, वो अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण खुद में रिचेस्ट हो गया, या दूसरे ग्रुप वाले अपने बिजनेस के कारण रिचेस्ट हो गए, लेकिन इक्विटी के अंदर कोई भी मुझे बताओ कि कोई बैंक रिचेस्ट हो गई हो, इंडिविजुअल बैंक ओनर रिचेस्ट हो गया, नहीं होता। सबकी दुनिया का पैसा उसके पास रहता है। कोई म्यूचुअल फंड रिचेस्ट हो गया, वो अपने ओन वेल्थ के हिसाब से, पब्लिक का पैसा वो पब्लिक का होता है। वॉरेन बफेट जैसे बना वैसे रिचेस्ट वैल्यूएशन वाइज। इक्विटी मार्केट में इनॉर्मस पोटेंशियलिटी है, इनॉर्मस पोटेंशियलिटी। प्लीज डू इन्वेस्ट इन गुड इक्विटीज ऑफ योर सेविंग्स with research. with research. Go for the sound fundamental companies and you invest in those companies only. You will find very good return. So it was a really great session with Uncle, because like he's my neighbor to be precise, and I hope आप next time भी हमारे YouTube channel पे आओ और हमें और knowledge दो about stock markets. And like I genuinely learned a lot of things, and like मेरे को पहले मैं जब उनके घर पे जाता था, stock market was like rocket science for me. मुझे कुछ नहीं पता था stock market क्या होता है। 9 बजे इनके घर पे चालू हो जाता था ट्रेडिंग, जो भी इन्वेस्टिंग, ये सब बातें होती थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। एंड ही इज द ओनली रीजन मैं अभी स्टॉक मार्केट के बारे में और फाइनेंस के बारे में सीख रहा हूँ। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इतनी नॉलेज दी अबाउट स्टॉक मार्केट, एंड आई होप कि मेरा फ्यूचर भी आपके जैसा बने और मैं भी आपके जैसा इंटेलिजेंट, या आप बोल सकते हो कि नॉलेज हो आपके जैसी मेरी स्टॉक मार्केट के लिए। नॉलेज के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैं कोई ऐसा पंडित नहीं हूँ मार्केट के बारे में। जो मैंने सीखा है उसको एग्जीक्यूट किया है, लेकिन ईमानदारी के साथ किया है। और तुमको जो मैं अभी 2 साल 1.5 साल से देख रहा हूँ, जिस तरह से, जिस लगन से तुम इसके साथ लगे हो, इस मार्केट को समझने में लगे हो, मेरे को कोई डाउट ही नहीं है कि तुम बहुत आगे निकलने वाले हो। शायद मेरे को कुछ मिला है, उससे भी हंड्रेड्स ऑफ टाइम तुम आगे निकलो, ये मेरे को लग रहा है। आई फील, इस तरह की फीलिंग्स मेरे में आ रही है, क्योंकि ऐसा तुम्हारा डेडिकेशन है इस मार्केट के लिए, इसको समझने के लिए, जो एक अंदर से जूम होता है, वो मैंने तुम्हारे अंदर देखा है। इट्स वेरी गुड। थैंक यू। Hi again. Thanks for watching this video till here. I'm here to conclude, okay? So, Thanmal uncle is one of the most intelligent person I have ever met in my life, okay? It's my personal opinion. So, what he did in his life is he studied about science. Then he shifted his stream from science to commerce. Then after commerce he studied about arts. After arts he did MA in politics. He studied about IAS. He studied a lot of things in his 8 years college experience. After studying about IAS, he did business.
of diamonds. And after business, he went into stock market. What I want to convey from this is he studied about a lot of things in his life. He have a lot of experience about stuff. So as a commerce student, I may say that commerce is the best subject you should learn in your life. As a science student, he may say that science is the best subject or best thing he should learn or a person should learn in his life to achieve his goals or to get success in his life. So people have their personal biases with them, that they should do what they are doing. What they are doing is right. But this man has studied about commerce, science, arts, politics, IAS. IAS is the one of most difficult exam in India, as far as I know. So he studied about a lot of things, and after that, if he concludes that stock market is a place that where you can earn a lot of money or create a lot of wealth in your life, he might know something. He might say this with his experience of over 50 years of studying these many stuff. So what I want you guys to do is start saving money. First, save money from your salary or from your profit, and after then expend what you are left with. And after saving that money, invest in good stocks. After you do these things, in 3, 4, or 5, 6 years, you will get to know what I want to convey. In 4, 5 years, you will realize that what if you invested everything into stock markets. So please, what I want you all to earn a lot of wealth. Okay, so start saving, start investing in good stock with your research. Don't invest on someone's tip or some mutual funds tip or some TV channel tip. So thanks for watching this video till the end. Like this video if you got some value from this video. Comment your opinion about anything in this video or about anything you want to say, and share this video who should know about stock market, who should know about investing. Your friends, family, everyone. Thank you.